नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार सिंह। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज के पैनलिस्ट सुमित सर, अखिलेश सर, विचित सर और पुण्येंदु जी, और हमारे साथ कैमरा पर्सन है, क्या नाम है सर इनका? गौरी प्रसाद। गौरी प्रसाद। सर गौरी सर, आपका स्वागत। ना यही कल शुरुआत भी इसी बात से हुई थी। नाम में पूरा नाम बताओ सबका एक एक बार सरनेम के साथ। सुमित अवस्थी, अखिलेश शर्मा, विचित्र मणि, सही है विचित्र मणि? सरनेम मना क्या बोलने से राठौर, और पुण्येंदु शुक्ला, और मेरा नाम जानते हैं आप। तो सरनेम क्यों नहीं खुल के बोल रहे थे? मैंने मना किया आपने, ये बोला ना, मना तो नहीं किया। माइक है आपके पास? माइक है, माइक का उपयोग करिए। ठीक है, आप आगे बढ़ो। हाँ, ये सवर्णों की बारात हो जाती है, इसलिए मैं चाहता नहीं सबका नाम। चलिए तो चर्चा शुरू करते हैं। सर, चर्चा हम लोग करने वाले हैं आम आदमी पार्टी की, खासकर क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल के मामले में हाई कोर्ट का फैसला आया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि जो उनकी गिरफ्तारी है वो सही है। इसका मतलब ये है कि वो अभी जेल में ही रहेंगे। और ईडी की जो चुनौतियां दी गई थी, जो चुनौती दिया था केजरीवाल ने कि गिरफ्तारी गलत है, मुख्यमंत्री को खासकर टाइमिंग को लेकर जो बात कही गई थी, तो ईडी कोर्ट ने कहा कि भाई जो अदालत है वो राजनीति का अखाड़ा नहीं है। राजनीति की गिरफ्तारी जो होती है वो कानून के मुताबिक हुई है, यानी कि आप जेल में बने रहेंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अखिलेश सर की आए दिन आम आदमी पार्टी के मंत्रियों और एलजी के बीच में रिफ्ट शुरू हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा रिफ्ट हो चुका है कि मंत्री के एलजी के खिलाफ बयान दे रहे हैं और एलजी मंत्री के खिलाफ बयान दे रहे हैं। और एक नया देखा है कि एलजी अब हर चीज़ की रिपोर्ट सीधे होम मिनिस्ट्री को भेज देते हैं। शायद पहले नहीं देखते थे हम लोग, या पहले होता था तो इतना आता नहीं था। क्या ये इम्प्लीकेशंस कुछ हैं कि एक सर्वोच्च नेता उनका जेल में है, पार्टी संभालेगा कौन? इसकी अभी चर्चा चली रही कि पार्टी का नेता कौन होगा। और इस बीच में अगर सरकार में दखल आएगा तो एक केंद्र सरकार के पास बेनिफिट ऑफ डाउट आएगा कि भाई राज्य सही से नहीं चल पा रहा है, तो इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। आपको नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में इस तरफ कदम बढ़ सकते हैं? निश्चित तौर पर जो आज का दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा झटका है अरविंद केजरीवाल के लिए। और ये बड़ा झटका मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, ये कोई जमानत याचिका नहीं थी। उन्होंने अपनी जो गिरफ्तारी थी, ईडी के माध्यम से जो उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसको चुनौती दी थी। और इस पर दिल्ली हाईकोर्ट का दो टूक फैसला आया है कि ये जो गिरफ्तारी है ये बिल्कुल सही है। इसके साथ ही हाईकोर्ट यहीं नहीं रुका, उसने कई जो टिप्पणियां की हैं, मुझे लगता है कि वो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ही, हम कह सकते हैं कि दिक्कत पैदा करने वाली आगे जा कर के, क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई है हाईकोर्ट की ओर से। इसमें यह कहा गया कि ये जो शराब नीति बदली गई और ये जो साउथ लॉबी के जरिए जो सारी बातें हुई, जो आरोप लगा कि 100 करोड़ रुपया का इसमें लिया गया और ये गोवा चुनाव के लिए दिया गया, तो इसमें दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से कहा गया कि जो उम्मीदवार थे उनके बयान, उससे ये बात साबित हो रही है, और साथ ही जो अप्रूवर हैं उनके बयान से भी ये बात साबित हो रही है कि इसमें अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी भूमिका है। तो ये अपने आप में टिप्पणी जो है हाईकोर्ट की ओर से, ये काफ़ी उनके लिए परेशानी पैदा करने वाली है। और जहाँ तक ये आम आदमी पार्टी की दलील थी कि चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई, तो इस पर भी हाईकोर्ट ने कहा कि ये ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच, आरोपी के बीच का मामला है। इसमें चुनाव या पॉलिटिकल बात करना, इसमें कहीं कोई इसमें इसका जस्टिफाई आप नहीं कर सकते। और तीसरी बात जो ये कही गई बात आम आदमी पार्टी की ओर से, अरविंद केजरीवाल की ओर से, कि जो अप्रूवर हैं उनके ऊपर दबाव डाला गया, इसलिए उन्होंने अपने बयान बदले, तो इस पर उन्होंने बड़ी कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इसका मतलब तो ये कि आप पूरी कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जो अप्रूवर का बयान होता है वो जज के सामने होता है, तो आप इस तरह से इस पर पूरी प्रक्रिया के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत पैदा करेगा। अब इसके क्या आगे चल करके परिणाम होंगे ये देखने की बात होगी, लेकिन अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी ने यह कहा है कि वो इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। लेकिन इसके राजनीतिक भी कई सारे, हम कह सकते हैं कि परिणाम होंगे। जो बात बीजेपी लगातार कहती आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल चूंकि गिरफ्तार हैं लिहाजा उन्हें मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए, तो ये आज का जो हाईकोर्ट का फैसला है, मुझे लगता है कि इसके बाद ये मांग अब और ज़्यादा जोर पकड़ेगी। और हो सकता है कि इसको कोई लॉजिकल कंक्लूजन तक भी लेकर जाया जाए, क्योंकि जो बात अश्विनी कह रहे थे कि एलजी अब हर मुद्दे के ऊपर मंत्रियों से सवाल जवाब कर रहे हैं और जो अपना पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस, उसकी रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को दे रहे हैं। देखिए, वैसे तो एलजी हो या राज्यपाल हो, आप जानते हैं कि वो केंद्र सरकार के एजेंट होते हैं, तो इसलिए उनको तो लगातार टच में रहना ही पड़ता है। लेकिन अब चूंकि मामला यहाँ पर एक वैसा विचित्र परिस्थिति पैदा हो गई कि मुख्यमंत्री जो है वो जेल के अंदर हैं, उनकी न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी गई है, तो तिहाड़ में उनको भी रहना है। जमानत की याचिका पर उनकी अगली बार कब सुनवाई होगी, कब नहीं होगी, ये भी एक बड़ा लंबा कानूनी प्रक्रिया का मसला है। तो ऐसे में अब ये मुझे लगता है कि ज़्यादा दबाव रहेगा उनके ऊपर इस्तीफे का। हालांकि ये बात आम आदमी पार्टी कह चुकी है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। और इसी बीच एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है आम आदमी पार्टी के भीतर ही।
पंजाब के जो मुख्यमंत्री भगवंत मान, उनकी मुलाकात हुई है संजय सिंह से, और ये जो मुलाकात थी बड़ी गर्मजोशी के साथ हुई है। तो इसको लेकर के भी सोशल मीडिया पर बड़े चटकारे लिए जा रहे हैं कि क्या इस मुलाकात का क्या मतलब है। सोशल मतलब अब थोड़ा सा आपसे मैं इतर हो रहा हूँ अखिलेश जी। वो जो मुलाकात है दो लोगों की, वो पुराने दोस्त हैं, अच्छे हम सब जानते हैं। भगवंत मान और संजय सिंह जब अन्ना आंदोलन चल रहा था उस वक्त से एक दूसरे के बहुत करीबी रहे ना, टीम के अंदर भी टीम बन जाती है, तो वो छोटी सी टीम का हिस्सा है, दोनों बड़े करीबी रहे हैं। और उसकी वजह ये रही कि दोनों के दोनों आदमी अरविंद केजरीवाल के हमेशा नंबर 2 रहे, और दोनों के दोनों अंदर ये एस्पिरेशन था कि हम इनसे बेहतर नेता हैं, हमारी ज़्यादा रीच है। मैं बिल्कुल अंदर की बात बता रहा हूँ। भाई दोनों पॉलिटिकल आदमी हैं, दोनों की अपनी अपनी पहचान है, दोनों के अपना अपना मुद्दा है, और दोनों दिल्ली के नेता नहीं है। एक पंजाब से निकल कर आया, एक यूपी से निकल कर आया, तो इसलिए वो दोनों के बीच आपस में एक अंडरस्टैंडिंग थी। और वो जब जेल से निकल कर आए हैं इतने दिनों के बाद और मिल रहे हैं, तो वो जो गर्मजोशी है उसको लोगों ने सोशल मीडिया पे ज़रूर कह दिया कि दोनों आदमी इसलिए खुश हैं कि अरविंद फंस गया, अब हमारे पास बारी आएगी, अब हम लोग कब्जा कर लेंगे पार्टी पे। इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। लेकिन जो बात राजनीतिक बात है, बाकी तो सब बातें अखिलेश जी ने बताई दी हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात, ये जितनी भी रूलिंग आज ऑब्जर्वेशन में स्वर्णकांता शर्मा मिश्रा जी जो जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट की, उन्होंने जो जो रूलिंग में अपनी बातें कही हैं, यही सब बातें आप देखिएगा आने वाले वक्त में अगर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने की नौबत आई तो यही सब तर्क जो है वो एलजी की तरफ से दिए जाएंगे कि ये सब चीज़ें थी। और वाकई में हमको नहीं भूलना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल को 9 समन दिए गए, 9वें समन के बाद जाके उनका अरेस्ट हुआ। 3.5-4 महीने का वक्त उन्होंने लिया अपने आप को ईडी के सामने लाने में, चाहे वो लाए या जबरदस्ती या लाए गए या अरेस्ट किए गए, जो भी स्थिति है। अरविंद केजरीवाल चाहते तो नवंबर के महीने में पहली बार हाजिर हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए। खैर, आज की तारीख में ये सरकार ऐसे नहीं चल सकती है, हम सब जानते हैं। ये कैसे होगा कि भाई दफ्तर का जो बॉस है वो कहीं बीमार पड़ा हुआ है और उसके साथ एक्सेस नहीं है, मान लीजिए, मैं जेल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अनएक्सेसिबल है, तो कौन सरकार चला रहा है? ये कैसे हो सकता है? ये कोई तो एक आदमी होगा ना जिसके जरिए चीज़ें हो रही होंगी। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि सरकार चलाने का जो लीडर है वो उसकी तस्वीर साफ सामने आनी चाहिए। तो आने वाले वक्त में ये बहुत पर्टिनेंट है मेरे हिसाब से कि बहुत जल्द दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन यहाँ से लगेगा, मतलब एलजी बर्खास्त करेंगे, नौबत ऐसी आएगी, या उन लोगों को इस्तीफा देना पड़ेगा और अरविंद के बदले किसी और को अपॉइंट करेंगे, ये चीज़ होगा। आम आदमी पार्टी ये चाहती है। सौरभ भारद्वाज ने कल जो बयान दिया है बड़ा क्लियर दिया कि कर दे हमको बर्खास्त। यानी आम आदमी पार्टी के मन में ये बात आ गई है कि हमको विक्टिम कार्ड खेलने में माहिर पार्टी है ये, पूरी की पूरी राजनीति विक्टिम कार्ड खेलते आए हैं कि कर लो सर जी, हम तो गरीब हैं, हम तो चप्पल पहनते हैं, हम तो इसकी बात करते हैं, हम तो उसकी बात करते हैं। तो वो विक्टिम कार्ड खेलने की तैयारी में आम आदमी पार्टी है, ऐसा मुझे लग रहा है। वही चाह रहे हैं एलजी के सामने ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी जाए कि एलजी रिकमेंड कर दे होम मिनिस्ट्री को कि भाई यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगा, इनको लगता है कि हमको दिल्ली में जो 4 सीटें मिली है वहाँ बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि अभी बीजेपी का, जब पिछली बार हम लोग बात भी कर चुके हैं, कहाँ 56-57% और कहाँ आप और कांग्रेस को जोड़ के 50% भी नहीं, 50% भी नहीं हो रहा है, कहीं 12-13% का अंतर है दोनों के वोट परसेंटेज में। तो उस सिंपैथी को गेन करने के लिए ये चाह रहे हैं कि हमको बलि हमारी चढ़ा दी जाए और उस बलि के सहारे हम लोकसभा में अच्छा कर लें। पर ये होगा क्या? मुझे लगता नहीं कि बीजेपी ने भी कच्ची गोलियां खेली हैं। इतनी आसानी से सजाकर नरेंद्र मोदी हो या सक्सेना साहब हो, वो उनकी प्लेट पर देने वाले नहीं है कि तुम जो चाहोगे वो हम कर देंगे। माइक वाले हो गए आप, 2 माइक है सर, शो में बढ़ोतरी हो रही दिन पे दिन। हम सवाल ये सर राजनीतिक, अब राजनीतिक चलते, क्योंकि देखिए दोनों कानूनी पहलुओं आ चुकी है। कानून ने साफ कह दिया जज ने कि भाई सबूत है आपके खिलाफ, इसलिए आपकी जो गिरफ्तारी वो वैलिड है। सवाल ये है कि क्या ईडी की जो कार्रवाइयाँ अभी तक चक्र रहा है वो खुद ही दिखाता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस फाइल हुए हैं और वो नेता जेल में हैं। सबूत कितना मिला कितना नहीं मिला ये तो अभी ट्रायल की बात है, जब ट्रायल होगा सबूत पेश किए जाएंगे तब पता चलेगा। आपको लगता है कि एक सहानुभूति फैक्टर भी है? अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो एक सहानुभूति फैक्टर जो काम करेगा, जो 7 सीटें जो पिछली बार से खाता नहीं दोनों पार्टियां खोल पा रही, चाहे कांग्रेस आम आदमी पार्टी, उनके पास एक मौका कि यहाँ पे वो 1-2 सीटों पे आ सकें। और इसका क्या इम्प्लीकेशन आपको पंजाब में नजर आता है, जहाँ पे पहले ही बीजेपी के खिलाफ इतना विरोध है? क्या वो एक डबल बोनस कर देगा आम आदमी पार्टी के लिए कि केजरीवाल गिरफ्तार हैं और पॉलिटिकली मोटिवेटेड था और राष्ट्रपति शासन लगा के उनकी सरकार भी गिरा दी गई? आप जब पहली बार बोल रहे थे, पहली बार का मतलब जब अखिलेश जी सवाल पूछने से पहले,
तो आपने एक वाक्य कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल में बने रहेंगे, तो मैं उसी वाक्य को पकड़ता हूं कि अरविंद केजरीवाल जब जेल में बने रहेंगे तो क्या साथ में मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे? क्योंकि उपराज्यपाल कह रहे हैं कि उस स्थिति में आप मुख्यमंत्री नहीं बने रहेंगे। अभी मैं गौरी जी को देख रहा था, जिस तल्लीनता से वो वीडियो को देख रहे हैं कि कहीं गड़बड़ न हो, उससे ज़्यादा तल्लीनता से हमें लगता है कि उपराज्यपाल आम आदमी पार्टी की हरकतों को, राजनीतिक गतिविधियों को देख रहे हैं। और वो कोई इसलिए नहीं देख रहे हैं कि दिल्ली का भला या बुरा हो, उसमें राजनीति पूरी तरह समाहित है, हम उस राजनीति को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये तो सही है कि अरविंद केजरीवाल चाहेंगे कि सहानुभूति की उनकी, जैसा कि सुमित जी ने भी कहा कि ये राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। तो राष्ट्रपति शासन अगर लागू होता है तो पहली तो बात यह है कि बीजेपी क्या चाहेगी। मुझे लगता है कि बीजेपी राष्ट्रपति शासन नहीं लागू करना चाहेगी, क्योंकि सब लोग बोल चुके हैं और बात सही भी है कि कोई किसी को सहानुभूति का पात्र क्यों बनने देगा। आप एक शराब के घोटाले में जेल गए हैं, उस घोटाले में आप दोषी हैं या निर्दोष हैं वो अदालत सिद्ध करेगी। अभी तक चार्जशीट भी मुझे नहीं मालूम कि दायर हुई है, नहीं हुआ सर, अभी तो शुरुआत है केस का। तो जब तक चार्जशीट भी नहीं है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ईडी के पास ऐसा प्रावधान है कि आप गिरफ्तार हो सकते हैं, आप गिरफ्तार हुए हैं, ये कानूनी मसला है। इससे आगे बढ़ करके अगर बीजेपी इनको बर्खास्त कर देती है तो आप देखिए कि पिछले हमें लगता है कि बिहार में राबड़ी देवी की सरकार बर्खास्त करने के बाद नीतीश कुमार की सरकार बनी थी जो 7 दिन वाली, उसके बाद मुझे नहीं याद आ रहा है कि कभी राष्ट्रपति शासन कहीं लागू हुआ है। कश्मीर की बात, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, कुछ जगह जैसे उत्तराखंड में हुआ था, आपको याद होगा, अरुणाचल प्रदेश में किया गया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट से पलट भी दिया गया। बिल्कुल, उत्तराखंड वाला भी पलट दिया गया। लेकिन अब राष्ट्रपति शासन बहुत छिटपुट पहले की तरह नहीं है कि बात बात पे राष्ट्रपति शासन लागू मैं इसमें क्या आप इसलिए नहीं लगता क्योंकि राज्यपाल अब वो इम्पोर्टेंट उतना प्ले रोल करने लग गए हैं जो जरूरत पहले नहीं होता था, इसलिए आपको लगता है या केंद्र अब बहुत ज्यादा उसको कंट्रोल करती है? केंद्र ने तो कानून बना करके उपराज्यपाल को शक्तिशाली बना ही दिया है, अपनी तरफ से तो बना ही दिया है। उपराज्यपाल मुख्य रूप से ये बीजेपी इसलिए नहीं चाहेगी कि बीजेपी इस उपराष्ट्रपति अगर माफ कीजिएगा उपराज्यपाल अगर राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो उसमें फायदा एक ही व्यक्ति को होगा, वो उपराज्यपाल को होगा, क्योंकि पूरी शक्ति उनमें आ जाएगी। लेकिन इससे दूसरा फायदा अगर किसी को लगे हाथ होगा तो वो केजरीवाल को हो सकता है, होगा कि एलजी को तो पक्का फायदा होगा कि उनके पास पावर पूरी तरह आ जाएगी। केजरीवाल को हो सकता है कि वो सहानुभूति मिल सकती है। वो सहानुभूति क्यों फायदा कर सकती है कि पिछली बार दोनों का जोड़ करके वोट कम रह गया था, लेकिन इस बार वो वोट जब दोनों मिलकर लड़ेंगे तो जो वोटर पहले ये सोचता था कि पता नहीं ना केजरीवाल जीतेंगे ना कांग्रेस जीतेगी, तो बीजेपी की तरफ भी जाती थी, तो उनको लगेगा कि नहीं दोनों मिलकर जाएंगे। लेकिन इसका एक उल्टा भी है, राजनीति इतना 2 धन 2 बराबर 4 नहीं होती। इसका दूसरा फलक ये है कि जो आदमी केजरीवाल को नापसंद करता है अब वो बीजेपी को भी नापसंद करता है तो वो कांग्रेस को जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो इन दोनों के हाथ मिलाने से बीजेपी के पास जाएंगे। तो इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि इस गठबंधन का क्या फायदा होगा या नहीं होगा और सहानुभूति वोट कितना काम करेगी। इसमें असल चीज आपने कहा कि इनको लेकर के बीजेपी को लेकर के ये अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहेगी। इससे क्या होगा, एक तो शहीद होने का मौका मिलेगा, वैसे भी ये अपने आप को शहादत अपनी बहुत ज़्यादा पेश करते हैं। इनको लगता है कि इस देश में ईमानदारी के पुतले एक यही हैं और कोई नहीं है, और इसको बार बार उन्होंने दिखाया। दूसरी चीज़ इनको ये भी लगता है कि हम ही पढ़ाई लिखाई का काम कर दिए हैं, दिल्ली में हम ही स्वास्थ्य सुधार दिए हैं, बाकी किसी ने नहीं किया है। ये दुनिया में एकलौती निराली जगह होगी जहाँ एक मुख्यमंत्री ये कहे कि हम बच्चों की पढ़ाई के लिए लोगों को शराब पिला रहे हैं, पेरेंट्स शराब पिएंगे और बच्चों को की पढ़ाई भी होगी। ये विरोधाभासी काम यही हो सकता है। और आप उसी पैसे से गार्जियन को शराब पिला करके, पेरेंट्स को शराब पिला करके आप पैसा लेंगे और वो घर जाएगा और अब बच्चों की पढ़ाई में आएगी। ये कौन सा समाज बना रहे हैं? उनको पैसे की ज़रूरत है क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ
फ्रीबीज शुरू किया हुआ है। मैं एक बात और कर दूं कि फ्रीबीज खाली केजरीवाल का नहीं है, ये सबका है, बीजेपी से लेकर के आप और कांग्रेस और सारी पार्टियां हैं। लेकिन इसमें बीजेपी केजरीवाल, एक तो कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो सहानुभूति मिलेगी, और दूसरी चीज कि जो आप लोग बात कर रहे थे कि संजय सिंह और मान मिले, हाँ। तो कहीं ये ना हो कि ये लोग मिल करके उनके खिलाफ खिचड़ी पक सकती है। तो तो चटकारा ले रहे हैं सोशल मीडिया पे लोग, यही तो कह रहे थे वो एक वसीम बरेलवी का शेर है कि उसी को हक है इस जमाने में जीने का जो दिखता इधर का है और हो जाए उधर का। तो केजरीवाल, तो पूरी राजनीति ऐसी चलती है सर। तो राजनीति में ऐसा होता है, राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। तो हम कह रहे हैं कि केजरीवाल अगर नहीं रहेंगे तो किसको चाहेंगे? जो अभी तक की स्थिति दिख रही है उसमें सुनीता केजरीवाल दिख रही हैं कि मान लीजिए कि अगर ये हो कि उनको मुख्यमंत्री नहीं रहना है, लेकिन कोई संजय सिंह, कोई भगवंत मान तो वहाँ मुख्यमंत्री है, क्यों चाहेंगे कि सुनीता केजरीवाल हो? कहना पड़े तो गले के जोर पर कहेंगे, दिल से कोई नहीं कहेगा। तो उस स्थिति में केजरीवाल के लिए भी फायदेमंद होगा कि हम नहीं तो राष्ट्रपति शासन उसकी सहानुभूति बटोर कर दूसरी बार जो हम 67 से 62 पाए थे विधानसभा में, उस 62 को फिर 67 पर ले जाने की कोशिश करें। नहीं, केजरीवाल देखिए पंजाब में भी भगवंत मान सीएम हैं, तो अगर कोई दिल्ली में भी एक सीएम हो जाते हैं तो उससे केजरीवाल पे मुझे नहीं लगता कोई खतरा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो भी है एक केजरीवाल के चेहरे पे सब कुछ हाँ, है। सही बात। और दूसरे लोग जो चुन करके आए, क्योंकि जैसे बीजेपी ने अपना पूरा इन्वेस्टमेंट मोदी के चेहरे में कर रखा है, दूसरे चेहरे के लिए कोई स्पेस नहीं है वहां पे, वही इन्वेस्टमेंट सेम मॉडल आम आदमी पार्टी ने किया है। वो केजरीवाल चलेगी झाड़ू, केजरीवाल का चेहरा, और सब केजरीवाल का ही नाम लेते हैं बार बार। तो एमसीडी में भी केजरिवाल, पंजाब में भी केजरीवाल, दिल्ली में भी जब केजरीवाल के चेहरे में है तो लोकप्रियता भी केजरीवाल की बढ़ेगी। और केजरीवाल का एक परसोना रहा भी है, पहले राइट टू इंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट के तौर पे, फिर बाद में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के तौर पे, तो क्रूसेडर का फेस रहा है और लोग लाइक करते थे। बाद में उसमें कुछ डेंट हुआ, सच्चाई ये है और परसेप्शन है, केस है, वो जेल में। आज हाईकोर्ट ने, अखिलेश सर ने बड़े विस्तार से बताया कि हाईकोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणियां की हैं। और 31 मार्च को जो ज्वाइंट रैली जो हुई थी दिल्ली की, वो एक बहुत बड़ी रैली थी, जिसमें कि सोनिया गांधी बहुत दिनों बाद किसी रैली में दिखी, राहुल थे वहाँ पे, प्रियंका, मतलब गांधी परिवार के जो 3 फेस वहाँ पे, खड़गे साहब थे, और दूसरी पार्टियों के सब बड़े नेता वहाँ पे मौजूद थे। और एक काफ़ी भीड़ थी, और बहुत दिनों बाद विपक्ष की ज्वाइंट रैली में कोई एनर्जी महसूस हुई, जिस तरह से भाषण दिए गए, और उसको कवरेज भी सारे सोशल मीडिया से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी उस तरह से कवर किया। और ये मुद्दा बनाने की कोशिश थी कि कैसे मोदी सरकार के इशारे पर सेंट्रल एजेंसियां जो विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही हैं, वो मुद्दा बना। और बीच में ये भी एक डिबेट हुआ कि एन चुनाव के बीच में जो केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता बढ़ती है, वो बार बार लोगों को सम्मन कर पे बुला रहे हैं, विपक्षी नेताओं को, जिससे विपक्ष के नेता अगर वो सम्मन में आएंगे तो उनके कैंपेन करने के टाइम कर्टेल होगा, वो कैसे कैंपेन करेंगे, वो अगर इसी लीगलिटीज़ में फंसे रहेंगे तो लेवल प्लेइंग फील्ड कहीं ना कहीं उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। लेकिन आज हाईकोर्ट ने जिस तरह की तल्ख टिप्पणियाँ की हैं, तो उससे मैं अखिलेश सर की बात से सहमत हूँ कि झटका तो लगा है। और जिस जोश में बीजेपी ने जो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सुधांशु त्रिवेदी ने, और उन्होंने कहा कि किस तरह से इंडिया अगेंस्ट करप्शन से केजरीवाल करप्शन क्रांति, उसको कुछ वो नाम भी दे रहे थे क्या करके। तो फिर सौरभ भारद्वाज ने भी किया, फिर मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो आज का दिन केजरीवाल के लिए बुरा है, लेकिन अगर राजनीति की बात करें तो यह मुद्दा फिर भी रहेगा। ये मुद्दा रहेगा क्योंकि विपक्ष के नेताओं पर जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता है, वो मुद्दा बन गया है। उसका फायदा किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, ये एक बात की बात है। लेकिन ये आप बीजेपी समर्थकों से भी आप बात करेंगे तो वो भी ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि हाँ, ये बात सही है कि एजेंसियों की सक्रियता विपक्षी नेताओं के खिलाफ ज़्यादा है। क्योंकि विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा है कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन बन चुकी है। कल तक आप उन पर रेड मारते थे, वो बीजेपी में आते हैं तो उनको आप टिकट से नवाजते हो, आप उनको कोई बड़ा ओहदा देते हो, तो वो भी एक डिबेट है। अगर केजरीवाल डिबेट है, उनका जेल जाना डिबेट है, भ्रष्टाचार का आरोप डिबेट है, तो ये भी एक डिबेट है और इसका भी जवाब रूलिंग पार्टी को देना होगा, क्योंकि ये गंभीर सवाल है। बाकी ये मैं उसमें जो इन्होंने कहा कि
जो रैली हुई दिल्ली में जी। उस रैली का बहुत हद तक क्रेडिट सोनिया गांधी को दिया जाना चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी इस देश की बहुत शालीन नेताओं में से एक है। अरविंद केजरीवाल के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक फायदे नुकसान के साथ साथ एक उन्होंने विपक्ष को नैतिक संबल देने के लिए किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति करते रहे हैं उसमें आप उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो इस तरह की राजनीति करेंगे। दूसरी बात, जो क्रूसेडर वाली बात कही, जो आंदोलन था वो सामूहिक था, जो सत्ता है वो व्यक्तिगत हो गई, सत्ता पूरी तरह व्यक्तिगत हो गई। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल के लिए भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं रहा जो आंदोलन का मुख्य मुद्दा था, लोकपाल मुद्दा नहीं रहा जो आंदोलन का मुख्य मुद्दा था, और जो सामूहिक, जो गांधी जी का जो हिंद स्वराज की एक नई व्याख्या उन्होंने स्वराज से की, वो सत्ता का विकेंद्रीकरण न होकर के सत्ता का केंद्रीकरण हो गया, वो पलट गए। मैंने सिर्फ इसमें इतना ही कहा था कि वो सारी बातें आपकी सही हैं। मेरा आपत्ति क्रूसेडर वाली बात क्रूसेडर मैंने कहा परसेप्शन में उन्होंने बनाया था, लेकिन वो परसेप्शन टूट चुका है। वो परसेप्शन बिल्कुल टूट चुका है, तभी वो जेल में है। लेकिन मैंने कहा डिबेट का दूसरा पक्ष भी है। अगर ये सवाल उठेंगे केजरीवाल पे तो दूसरा सवाल एजेंसियों के दुरुपयोग पर भी उठेगा। और आपने कहा कि जो सामूहिक जो आंदोलन व्यक्तिगत सत्ता बन गया, ये आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर भी है कि सत्ता जो है वो दो आदमी, मैं तो कहता हूँ एक ही आदमी, मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि एक ही है, अमित शाह का भी नाम जोड़ते हैं, दो पार्टी आदमी की सरकार, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने अपने एक चेहरा चुन लिया। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ, एक किस्सा सुना, अभी की बात कर रहा हूँ। एक चीज खाली सर बता दूं कि बीजेपी ने, ठीक है हम मान ले दिखाने के लिए ही सही, पार्टी की कमान किसी को दे दिया है। केजरीवाल 9 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनको एक अपने लिए आपका अध्यक्ष नहीं मिला, संयोजक जो भी, बस इतना ही, इसी से पता। मैं 2 साल पहले एक सार्वजनिक मंच पे, वो क्लिप वायरल है आजकल, कुमार विश्वास का इंटरव्यू कर रहा था, जश्न एकता का मंच था। एक तो आपकी वो ट्रिलियन वाली अभी बहुत वायरल ट्रिलियन वाली, वो जो गौरव वल्लभ वाली, तो उसमें गौरव वल्लभ ने पता आपको क्या कहा है कि अब मैं ट्रिलियन में बात नहीं करूंगा, लाख करोड़ में बात करूंगा। तो कुमार विश्वास का मैं इंटरव्यू कर रहा था जश्न एकता के मंच पे दिल्ली में, तो मैंने यही सवाल उनसे पूछा कि भाई आप सबके खिलाफ बोलते हैं, पर एक आदमी के खिलाफ जिसने आपको करियर बनाया, राजनीतिक मंच दिया, उसके खिलाफ कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं। तो उन्होंने उल्टा मुझे ट्रोल करने की कोशिश की कि आपका बेटा अगर सिगरेट पीते पकड़ा जाए तो आप 3 लड़कों के साथ सिगरेट पी रहा है, एक गुप्ता जी का, एक फला का, एक ढिमकाना का, तो आप किसको थप्पड़ मारोगे, किसको टोकोगे पहले? तो उनका अपने बच्चे को टोकेंगे। तो उन्होंने पलट के कहा तो मैंने भी वही किया कि मेरे जिस पार्टी को मैंने खड़ा किया उस आदमी को मैंने टोका। तो मैंने कहा लेकिन मैं टोकने के बाद अपने बच्चे को माफ़ भी कर दूंगा, उसके साथ बातचीत भी करूंगा, घर का बच्चा है भाई, कि वैसे नहीं लात मार के भगा दूंगा। तो उस पर वो जवाब देते हैं कि उसके बाद भी अगर वो कहे कि इट्स माई लाइफ, मैं कुछ भी करूँगा पापा, तो मैंने भी कहा कि लात मार के निकाल दिया। तो जो वो आप जो बात कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ यही दिक्कत हुई पूर्णेंदु। उन्होंने जो सपने दिखाए कि मैं छोटी गाड़ी में चलूँगा, मैं फटी चप्पल पहनता हूँ, मैं ढीले कपड़े पहनता हूँ, मैं एक साधारण सा इंसान हूँ। अब आप देखिए 2011 से लेकर 2012 से लेकर आज 23-24 हम आ गए हैं, उनका रहन सहन बदल चुका है। उनके ऊपर उनके घर को लेकर आरोप लगा कि शीश महल में और हवा महल में रहते हैं, क्या क्या नाम दिया गया कि 50 लाख के कारपेट लगे हैं, पर्दे लगे हैं। उनकी गाड़ी बदल गई, बड़ी गाड़ी आ गई। उनका जो मफलर था, उनकी पहचान, वो गायब हो गया। दिल्ली का पॉल्यूशन कम नहीं हुआ है। दिल्ली का पॉल्यूशन और ठंड 12 में जितनी पड़ती थी उससे 1 डिग्री 1 नॉच ऊपर ही हुआ होगा इतने पॉल्यूशन में, लेकिन उनका मफलर गायब हो गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जो बातें की कि मैं ट्रेन से चलूँगा, मेट्रो में चलूँगा, बसों में चलूँगा, वो सब कहाँ हैं? उन्होंने ये सपने बन दिए थे कि हम इस तरह के आदमी हैं। बाकी जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम ये करेंगे, उल्टा उनको ये बात कहनी पड़ी उनके दबाव में आके कि हम भी इस तरह का काम कर सकते हैं। ये प्रेशर अरविंद केजरीवाल का था, आम आदमी पार्टी का था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का था। लेकिन जो सपने उन्होंने दिखाए, आज बाकी सबको अपनी पिच पे लाने की बजाय वो उनकी पिच पे चले गए कि हम भी बड़ी गाड़ी में चलेंगे, हम भी बड़े महल में कहेंगे, हम भी हमारी मर्जी करेंगे, हम तय करेंगे क्या होगा। आपने जनता के बीच में सो कॉल्ड एक सर्वे कराया जिसका नतीजा ये आया कि आप जेल से सरकार चलाइए। किसने उस सर्वे देखा कि उस सर्वे के सवाल क्या थे? उस सर्वे को प्रिंट क्यों नहीं कराया गया? वो सर्वे सार्वजनिक क्यों नहीं है कि हम दिल्ली की 1 लाख आबादी के पास गए, 1 लाख में से 55,000 ने कहा? कहाँ है वो आंकड़े? आप भी सवाल पूछने वाले हैं, आप ही जवाब देने वाले हैं, तो आप क्या सवाल पूछ रहे हो मुझे पता नहीं है क्या? हम रोज सर्वे कराते हैं,
हम लोग सवाल कैसे रखेंगे जनता के सामने? आप तो लोग डेटा के आदमी हैं, जवाब उसके हिसाब से भी निकल कर आते हैं कई बार। तो ये जो कहना है ना, इस सब चीज़ों से उनका फायदा नहीं हो रहा। और बिल्कुल विचित्र की बात है, मैं 100% सहमत हूँ। भाई आपके पास 60-70 विधायक है ना, कितने 62-63 कितने 62 विधायकों में एक विधायक नहीं है जो पार्टी को चला सके, मुख्यमंत्री बन सके। भाई अब आप जेल में हैं, तिहाड़ में हैं आप, और जेल के नियम कायदे होते हैं, वहां से सरकार नहीं चल सकती है। माना आपको गलत फंसाया गया, माना आपके साथ जाति की गई, माना आपके साथ गलत किया गया, पर यह भी तरीका नहीं है जो आपने अपनाया हुआ। आप जब जेल से बाहर निकलेंगे सब चीज़ों को पा लीजिएगा, उल्टा जिन्होंने आपको जेल भेजा उनको आप जेल भेज दीजिएगा। किसने मना किया? पर आप करिए ना ऐसा। इसमें मुझे यही लगता है कि सर एक चीज जोड़ देता हूं। मुझे लगता है उनकी नहीं मैं बता रहा हूँ एक चीज। राजनीति कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। क्यों राजनीति कर रहे हैं? यही मैं कह रहा हूँ कि वो कोई महात्मा गांधी के चेले नहीं हो गए। नहीं सर, एक चीज इसमें बस जोड़ देना था, सॉरी आपको मैंने रोका, कि बाकी उनके मंत्री केजरीवाल से पहले जो जेल गए, भ्रष्टाचार के मामले में गए, उन सबका इस्तीफा हुआ, वो भी कोई बात नहीं हुआ तुरंत। सत्येंद्र जैन का मनीष का हुआ तब हुआ, लेकिन अल्टीमेटली हुआ। मेरा ये कहने का है ये इस्तीफा वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि करीब 1.25 साल पहले या 1.5 साल पहले आपके एक मंत्री थे राजेंद्र गौतम, वो दलित थे। उन्होंने जो अंबेडकर ने बुद्ध 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी थी, उन्होंने वही पढ़ी थी। वो कोई कानूनन अपराध नहीं था। सही बात। लेकिन बीजेपी ने प्रेशर बनाया और आपको वोट हिंदू बनना था, ये दिखाना था कि मैं भी कम हिंदू नहीं हूँ। आपका सारा भगत सिंह और अंबेडकर का ज्ञान जो फोटो लगा होता है, लगी हुई है, वो सब पीछे रह गई और आपने एक निर्दोष मंत्री को हटा दिया। और बात करते हैं और बात कर रहे हैं नैतिकता और आदर्श की, पहली बात। दूसरी बात कि यदि आप एक मंत्री को सिर्फ इसलिए कि बीजेपी प्रेशर बना रही है, बिना किसी दोष के आपने उसको हटा दिया, तो आप पर तो आरोप है। आपको एक आदर्श जो आप ही का बनाया हुआ है, दूसरे का नहीं बनाया हुआ है। लालू यादव तक ने इस्तीफा दे दिया था, सॉरी हाँ, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आपको दे देना। एक सवाल में अखिलेश सर के लिए मैं हाँ बोलिए कि सर आपको क्या लग रहा है कि केजरीवाल साहब चुनाव तक वो जो उनका है कि जेल से सरकार चलाएंगे, हो सकता है चुनाव के बाद इस रणनीति में बदलाव हो कि भाई चुनाव तक उनकी रणनीति है कि हम मैं जेल में मुझे डाल दिया, मैं चुनाव हुआ सीएम, मैं जेल से सरकार चलाऊंगा ताकि ये मुद्दा गर्म रहे। हो सकता है चुनाव होने के बाद इस चीज में एक बदलाव हो सकता है, आपको लगता है? अखिलेश सर एक मिनट, आप जवाब दें, आप समराइज भी कर रहे हैं क्योंकि समय भी हो गया है। मैं बस एक चीज पूछना चाह रहा था कि कितना सही जांच कितना गलत, ये ईडी की कार्रवाइयों पे सबको पता है। कितने मामलों में उसने चार्जशीट जमा किया है, कितने मामलों में सजा हुई और कितने निर्दोष हो गए जब चुनाव खत्म हो जाता है। तो ईडी पे सवाल हम छोड़ देते हैं। सवाल ये है सर कि क्या आपको लगता है राजनीति अब इस दौर में आ गई जहाँ पे सहानुभूति फैक्टर काम ही नहीं करता? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर जो आम आदमी पार्टी काफी समय से बात कर रही है, कहा जाता है कि लालू अगर गिरफ्तार होंगे, अगर सरकार गिरफ्तार करवाएगी तो एक सहानुभूति फैक्टर काम करेगा कि भाई इस उम्र में आपने गिरफ्तार करवा तो यादव सब एकजुट होंगे। अभी कुछ दिन पहले ही आया था, समन आया था जहाँ पे लालू यादव के खिलाफ। तो आपको लगता है आम आदमी पार्टी के फेवर में वो सहानुभूति फैक्टर काम नहीं करता? और दूसरा, आप बोल रहे थे अभी हम बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल लगेगा क्या? मेरा मानना ये है कि जैसा हम कार्रवाइयाँ देख रहे हैं एलजी की, किसी को नहीं लगता है कि एलजी प्रेसिडेंट रूल लगने की जरूरत है, क्योंकि एलजी वही करते हैं जो उनको करना है या जो केंद्र सरकार चाहती है। तो आपको लगता है कि प्रेसिडेंट रूल ना लगा के बीजेपी को ज़्यादा फायदा है और लगा देगी तो नुकसान ज़्यादा है? देखिए दोनों बातें, मुझे लगता है पहली बात तो ये कि जो हेमंत सोरेन है वो ये सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों किया इस्तीफा। अब अगर केजरीवाल जेल के अंदर सरकार चला सकते तो वो क्यों नहीं चला सकते थे? लेकिन दोनों चीज़ों में अंतर है। देखिए दिल्ली के बारे में कई बार बात हो चुकी है, आप भी जानते हैं कि दिल्ली जो है पूर्ण राज्य नहीं है, हाफ स्टेट है। हाफ स्टेट में भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन उनके पास कोई मंत्रालय नहीं है, कोई मंत्री की जिम्मेदारी उनके पास नहीं। वो अकेले इतिहास में अकेले मुख्यमंत्री हैं जिनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं। बल्कि होता यह है बाकी राज्यों में, बल्कि केंद्र में भी, कि जो विभाग दूसरे मंत्रियों के पास नहीं होते हैं वो भी मुख्यमंत्री के पास आ जाते हैं। लेकिन यहाँ दिल्ली प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, लेकिन यहाँ दिल्ली में मामला बिल्कुल अलग है। अब रही बात राष्ट्रपति शासन की, मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी अपनी फीलिंग है, मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिले, जो आज हाईकोर्ट का फैसला आया, या जो हाईकोर्ट की टिप्पणी आई, अगर उन पर स्टे न लगे या उनको ना कहा जाए कि उनको रोका जाए, तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि ये जो टिप्पणी आई है ये काफ़ी ज़्यादा उनका नुकसान करेंगी। लेकिन मुझे लगता है ये भी है कि अरविंद केजरीवाल मन बना चुके हैं, उनकी रणनीति राजनीतिक तौर पर बिल्कुल साफ है कि वो चाहे कन्विक्टेड भी हो जाए, वो चाहेंगे कि हम तो
मुख्यमंत्री रहेंगे। हालांकि नियम कहता है कि 2 साल से अगर ज्यादा की सजा होगी तो आपको अपने आप ही आप चुनाव भी नहीं लड़ सकते, डिस्क्वालीफाई हो चुनाव नहीं जाएंगे। लड़ पाएंगे जैसे उनके। लेकिन लालू केजरीवाल की यादव। रणनीति तो यही है कि वो आखिरी वक्त तक रहेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जो पूरा मामला है ये पॉलिटिकल मामला है और इसीलिए वो चाहेंगे कि वो इस पद पर रहें। लेकिन एलजी क्या करेंगे? देखिए, जो बात आपने कही थी, सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट भी अब जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है कई मामलों में। कम से कम धारा 356 के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि अब जो जितना फ्रीली पहले इसका इस्तेमाल होता था वैसा अब नहीं होता है। हालांकि मोदी सरकार में पिछली, जैसे मैंने कुछ उदाहरण आपको बताया था कि बहुत कम हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ, लेकिन वो फैसले पलट दिए गए। तो ये इतना आसान नहीं होता। दूसरी बात है कि एक चुनी हुई सरकार जिसके पास इतना प्रचंड बहुमत हो, 70 में से 63 विधायक जिनके पास हो, उन्हें आप डिसमिस कर दें, ये भी नौबत शायद ना है। लेकिन चूंकि केजरीवाल एक दूसरे छोर पर है, बीजेपी एक दूसरे छोर पर है, और बीच में इतनी ज्यादा राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, इतनी ज्यादा कड़वाहट है कि कोई बीच का रास्ता इसमें निकलता हुआ दिखता नहीं है। तो ऐसे में टकराव तो होगा, और मुझे लगता है कि देर सवेर इस टकराव का फैसला भी जाके सहानुभूति फैक्टर भी बता दीजिए। सहानुभूति फैक्टर, ये आदर्श बात है वैसे बात करना, लेकिन आज की राजनीति में क्या ये अब मुमकिन नहीं है कि सहानुभूति फैक्टर, खासकर दिल्ली और आम आदमी, दिल्ली मान भी लेते हैं क्योंकि 50% ज़्यादा बीजेपी पाई है तो यहाँ मुमकिन नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब बड़ा स्टेट है, सरकार है और वो लगी हुई है कि कम से कम 4-5 सीट वहाँ निकाल ले। क्या वहाँ आपको लगता है ये फैक्टर काम करेगा? नहीं, मुझे लगता है कि दिल्ली में भी ये केजरीवाल के लिए पक्ष में काम कर सकता है सहानुभूति फैक्टर, अगर उन्हें डिसमिस किया जाता है तो। क्योंकि दिल्ली तो अरविंद केजरीवाल की कर्मभूमि रही है और यहाँ पर 3 विधानसभा चुनाव में उनका जो प्रदर्शन रहा है, आपने देखा कि दिल्ली की जनता किस तरह से उनका साथ देती है। ये वही जनता है जो लोकसभा में बीजेपी के साथ होती है, विधानसभा में उनके साथ होती है। और ये राजनीति का हमारे स्वरूप ये है, हमारे समाज का ये स्वरूप है कि जब तक चाहे दोषी भी हो जाए नेता, जेल से बाहर आएगा तो उसको सर पे बिठा लिया जाता है। ये आपको याद होगा बिहार में क्या हुआ, बिहार में लालू जी के बारे में आपने बात की, वो भी कन्विक्टेड थे, सब कुछ बातें हुई, जमानत पर वो बाहर निकले हुए। लेकिन जो पिछला विधानसभा का चुनाव हमने देखा कि उनके बेटे ने जिस तरह का प्रचार किया और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी उभर के सामने आई। तो ये जनता के मन में ये सब बातें रहती नहीं है। अपनी जनता की याददाश्त बहुत कमजोर है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि किसका क्या है। और अगर आप एक बार ये बोल लें कि आपको पॉलिटिकल वेंडेटा का शिकार हुए हैं, तो जो बड़े से बड़ा अपराधी भी हो उसको भी जनता माफ कर देती है। ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये हकीकत है। सहानुभूति को लेकर के थोड़ा सा इसमें यह है कि आप जेल किस मामले में जाते हैं। राजनीतिक लगता है कि आपको राजनीतिक उत्पीड़न के तहत जेल भेजा गया है तो उसमें सहानुभूति काम करती है, लेकिन जब भ्रष्टाचार के आरोप में आप जेल जाते हैं तो उतनी सहानुभूति नहीं काम करती है। इनसे पहले जैसे बिहार में लालू यादव जब जेल गए तो लालू यादव जो उस समय प्रचंड बहुमत के साथ बिहार के मुख्यमंत्री बने थे 1995 में। एक मैगजीन ने लिखा था रीजनल सुपरस्टार उनके बारे में, लेकिन वहीं लालू यादव जेल गए, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिए, प्रचंड बहुमत भी वहीं था, लेकिन 2000 में आते आते वो बहुमत तक नहीं जुटा पाए। कांग्रेस ने जब सपोर्ट किया तब सरकार बनी, उसके बाद से तो सत्ता से बाहर ही हो गए। इसीलिए वो सहानुभूति तब बनती है कि वो किस मोमेंटम से, जो जनता पार्टी के जो विपक्ष के नेता इमरजेंसी में गए थे वो दूसरा मोमेंटम था, ये मोमेंटम दूसरा है। जयललिता ने भी वापसी की सत्ता में, चाहे वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गई नहीं गई, वो सारी बातें हमने देखी हैं। उन्होंने भी सत्ता में वापसी की। तो ये कोई, अब तो लालू प्रसाद यादव चूंकि चुनाव नहीं लड़ सकते, मुझे लगता है अगर लड़ते तो शायद वो जीत भी जाते, क्योंकि ये इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, ये कोई मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे ये तो राजनीति का सच है और हमारे समाज का यथार्थ है। तो इसी चर्चा को इसी विषय के साथ यहाँ समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।